गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर फिनॉल के चैप्टर का हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एक केमिकल रिएक्शन विद दी किसके साथ रिएक्शन की थी हमने लास्ट टाइम अल्काइल हैलाइड्स के साथ हमने क्या की थी रिएक्शंस करके किसकी फॉर्मेशंस की थी ईथर की क्या की थी हमने फॉर्मेशंस की थी। और उस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम भी हमने मेंशन साथ अल्काइल हैलाइड्स के साथ तो हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाते हैं ईथर क्या हो जाते हैं प्रिपेयर हो जाते हैं। और उस रिएक्शन को हम नेम क्या देते हैं दैट इज विलियम सिंथेसिस नेम हो जाता है। और वो फर्दर क्या करती है एक रीअरेंजमेंट को क्या करती है शो करती है कौन कौन सी पोजीशंस पे वो कर रही थी ऑर्थो एंड पैरा पे, जहाँ पे जो अटैक है वो कौन सी पोजीशन से हो रहा था गामा पोजीशन से हो रहा था। और उस रीअरेंजमेंट को हमने क्या नेम दिया था क्लेजन रीअरेंजमेंट नाम दिया था, जो कहाँ पे होती है फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, उसके लिए मैकेनिज्म भी हमने लास्ट टाइम क्या किया था डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज हम करेंगे क्या एस्टर फॉर्मेशन। सेकेंड केमिकल रिएक्शन है हमारे पास क्या एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन और उसको हम क्या कहते हैं एसिटाइलेशन भी कह देते हैं। ये हमारे पास क्या है असाइलेशन भी कह सकते हैं हम इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं असाइलेशन। किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे एस्टर की और क्या नेम होगा इस रिएक्शन का असाइलेशन नेम भी होगा। क्या करवाओगे आप इसमें फिनोल की आपने किसके साथ रिएक्शन करवानी है आपने फिनोल की रिएक्शन करवानी है किसके साथ एसिड क्लोराइड एनी एसिड क्लोराइड किसकी प्रेजेंस में पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में। और हमारे पास क्या बन जाएंगे एस्टर बन जाएंगे कैसे HCl तो क्या हो जाएगा हमारे पास बाहर रिमूव हो जाएगा और ये RC डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे कंबाइन होके हमारे पास क्या बना देंगे एस्टर। तो ये फिनोल था हमारे पास यहाँ पे O है लिंकेज किसके साथ होगी C डबल बॉन्ड OR ये भी एक R है तो ROC डबल बॉन्ड OR ये कौन सी लिंकेज होती है एस्टर की। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहे हैं एस्टर बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो मैंने क्या लिया फिनोल ले लिया मैंने जैसे प्रोपाइल क्लोराइड ले लिया प्रोपोनाइल क्लोराइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl ये होगा हमारे पास दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या बना देंगे O के साथ कौन जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 दिस इज फिनाइल प्रोपोनेट फिनाइल 3 की चैन है इसलिए प्रोपोनेट। तो दिस इज फिनाइल प्रोपोनेट एस्टर के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं 8। ठीक है, तो दिस इज फिनाइल 3 की चैन के लिए प्रोपोनेट। तो ये क्या बन गया हमारे पास फिनाइल प्रोपोनेट प्लस में HCl हमारे पास क्या हो गया है बाहर रिमूव हो गया है। ठीक है, चाहे आप एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा लो चाहे सेम बिल्कुल जैसे अल्कोहल करते हैं या एसिड क्लोराइड की जगह वो किसके साथ भी रिएक्शन करते थे एसिड अनहाइड्राइड के साथ भी क्या करते थे वो रिएक्शन करते थे। तो सेम फिनोल भी क्या कर सकते हैं एसिड क्लोराइड की जगह किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं एसिड अनहाइड्राइड के साथ भी क्या कर सकते हैं वो रिएक्शन कर सकते हैं और क्या बनाएंगे एस्टर ही बनाएंगे। हमारे पास क्या बन जाएंगे हमारे पास एस्टर बन जाएंगे किसकी प्रेजेंस में पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो सेम ही बनेगा हमारे पास क्या होगा एक ग्रुप ये जुड़ जाएगा और यहाँ पे एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH क्या होएगा ये सारा रिमूव हो जाएगा और ये वाली लिंकेज यहाँ पे कंबाइन हो जाएगी OC डबल बॉन्ड CH3 और बाहर क्या रिमूव हो गया ये सारा CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ से H पॉजिटिव जुड़ के क्या बाहर रिमूव कर देंगे ये एसिड क्या कर देंगे हमारे पास रिमूव कर देंगे। ओके, अगर ये रिएक्शन स्पेशल किसकी प्रेजेंस में हो जाए पायरिडीन बेस की बजाय स्पेशल किसकी प्रेजेंस में हो जाए NaOH बेस में हो जाए
और जो हम एसिड क्लोराइड भी ले वो भी कौन सा ले लें, बेंजोइल क्लोराइड ले लें, तब इसका क्या नेम हो जाएगा, हमने अल्कोहल के चैप्टर में भी किया था। देन ये क्या नेमिंग होगी इस रिएक्शन की, डैट इज स्कोटन बोमन रिएक्शन। क्या होगी हमारे पास, स्कोटन बोमन रिएक्शन होगी। स्पेशल इसमें बेस कौन होगा, NaOH, और एसिड क्लोराइड भी स्पेशल कौन सा होगा, बेंजोइल क्लोराइड होगा। कौन होगा हमारे पास, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, देन इस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा, फिनाइल बेंजोनेट। क्या बनेगा, फिनाइल बेंजोनेट बन जाएंगे। ओके, समझ आ गई ये बात। तो एस्टर की फॉर्मेशन के लिए फिनोल की आप रिएक्शन करवा देना, एनी एसिड क्लोराइड या फिर एसिड अनहाइड्राइड, पाइरिडिन बेस हो या फिर NaOH बेस हो, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, एस्टर बन जाएंगे। ये जो एस्टर बने हैं ये भी फर्दर क्या कर जाते हैं, रीअरेंजमेंट कर जाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और उस रीअरेंजमेंट का क्या नाम होगा, फ्राइस रीअरेंजमेंट। क्या होगा हमारे पास, फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो ये जो एस्टर बने हैं ये भी क्या करे हैं, फर्दर रीअरेंजमेंट को शो करे हैं। कौन सी रीअरेंजमेंट हो रही है यहाँ पे, फ्राइस रीअरेंजमेंट होगी। और कौन सी पोजीशन पे होगी, सेम ईथर और सॉरी ऑर्थो और पैरा पे। जैसे कि क्लेजन रीअरेंजमेंट थी वो ईथर के लिए थी, एस्टर के लिए जो रीअरेंजमेंट है वो कौन सी है, फ्राइस। ध्यान रखना है, पेपर में भी कई बार सिंपल फ्राइस रीअरेंजमेंट दे दिया जाता है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि फ्राइस रीअरेंजमेंट में कौन रीअरेंज करता है, एस्टर कौन सी पोजीशन पे होगी, ऑर्थो और पैरा में किसकी प्रेजेंस में होगी, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। क्या होगा इसमें रीअरेंज हमारे पास, AlCl3 होगा। ठीक है, समझ आ गई बात, कैसे होगा ये हमारे पास, इसका मैकेनिज्म देखो आप। सबसे पहले हम कौन सा कर लेते हैं, ऑर्थो वाला कर लेते हैं। तो ऑर्थो के लिए मैं कर रही हूँ, सबसे पहले हमारे पास ये बने हैं, फिनोल से मैंने पहले क्या बना ली है, एस्टर बना ली है। इस एस्टर की मैं क्या करवाऊंगी, रिएक्शन करवा दूंगी, किसके साथ, AlCl3 के साथ। कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसको। ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर, एल्यूमिनियम मेटल की फॉर्म में है तो डेफिशिएंट रहेगी, तो इसको हमने क्या दे दिए हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ऑक्सीजन ने क्या किए, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर दिए। अब ऑक्सीजन ने डोनेट किए हैं तो इस पर चार्ज आ गया क्या, पॉजिटिव, ये सेम रहेगा, C+CH3। AlCl3 क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, AlCl3 ये हो गया। ऑक्सीजन क्या है, डेफिशिएंट। अब इसको डेफिशिएंसी कौन कंप्लीट करेगा, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। तो यहाँ से ये COCH3 तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और पीछे हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएंगे, OAlCl3। क्या रहेंगे हमारे पास, OAlCl3 रह जाएंगे। ठीक है, समझ आइए बात, पीछे क्या रह गए, OAlCl3 रह गए हैं। अब ये जो OAlCl3 है और ये बाहर क्या रिमूव हुआ है, CH3 C+O कार्बोकेटाइन क्या हुआ है, बाहर रिमूव हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्म आपस में रिएक्ट करके क्या कौन सी रीअरेंजमेंट शो कर देगी, फ्राइस। सबसे पहले एस्टर बनाया फिनोल से, ओके, देन वो रीअरेंजमेंट कर रहा है किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। उसके लिए ऑक्सीजन ने अपने लोन पे एल्यूमिनियम को दिए, तो एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग होगी। फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गया, उसकी डेफिशिएंसी इस बॉन्ड ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो ये कार्बोकेटाइन की फॉर्म बाहर रिमूव होगी और पीछे हमारे पास बेंजीन की ये वाली फॉर्म रहेगी। अब ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्शंस करेंगे, किस वे में, ये हमारे पास ये बन चुका है OAlCl3, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो गई थी, तो उसके पास फिर से क्या आ जाएंगे, लोन पे रहेंगे। ये बेंजीन को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉन शो करके, चार्ज था ये रहेगी। ऑक्सीजन अपने लोन फिर से यहाँ शिफ्ट करेगी, देन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। ओके, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे आ गए, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ पे तो कौन सा बॉन्ड बन जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएंगे।
और ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव क्योंकि वो डेफिशिएंट हो चुका है। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, बॉन्ड रिमूव हो गया है, यानी एच रहा है यहाँ पे, एच तो हो गई, ये बॉन्ड रिमूव हो गए हैं, किसके साथ कंबाइन हो गए हैं, कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड ओ CH3, कार्बन की डेफिशिएंसी क्या हो चुकी है यहाँ पे, कंप्लीट हो चुकी है। देन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ शिफ्ट हो, और एक Cl, ये 3 Cl लगे हुए हैं ना, मैंने इसको इस तरीके से दिखा दिया है, एक Cl क्या होगा, बाहर रिमूव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, ये यहाँ आए, और फर्दर Cl क्या हो गया, बाहर रिमूव हो गया। देन हमारे पास क्या बन जाएंगे, मैं नेक्स्ट पे कर रही हूँ, हमारे पास क्या बन जाएंगे भी, फिर से डबल बॉन्ड आगे हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 है हमारे पास, ठीक है, और फिर से ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड रहा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो गई थी, एक Cl हमारे पास बाहर चला गया, तो पीछे कितने रह गए थे, 2, ठीक है, समझ आ गई बात। यहाँ से H गया था, वहाँ से Cl, यानी HCl क्या हो गया था, बाहर रिमूव हो गया था। देन अब हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव H2O, तो हमारे पास क्या हो गया, इस O के साथ O पे नेगेटिव चार्ज तो हो गई, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H, ठीक है, तो OH, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हमारे पास ऑर्थो पे क्या बन गई है, एस्टर फॉर्म बन गई है। इसका नेम क्या होगा हमारे पास, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, क्योंकि अब मेन जो फंक्शनल ग्रुप है फिक्स में OH के लिए टर्म हो जाती है हाइड्रोक्सी, तो ऑर्थो की पोजीशन में दोनों एक दूसरे के साथ, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी है, एसिटेट ग्रुप क्योंकि 2 कार्बन लगे हैं, फिनोन क्योंकि बेंजीन की रिंग लगी है, तो फिनोन। तो ये कीटोन की फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया है, फंक्शनल ग्रुप। पहले हमने एस्टर बनाए हैं, एस्टर को रीअरेंज करके फिर हमारे पास जो फॉर्म बन रही है वो कौन सी बन रही है, कीटोनिक फॉर्म बन रही है। ओके, समझ आ गई है सभी को कि ये हमने कौन सी अरेंजमेंट की थी, ऑर्थो की फ्राइस रीअरेंजमेंट की है हमारे पास। अब हम कर देंगे सिमिलर किसके लिए, पैरा के लिए, आपको इस पे अटैक होगा, पैरा पे अटैक होगा, तो सेम हम इसी तरीके से ही लिखेंगे, ऑक्सीजन पे वही लोन पेयर होंगे, सेम चीज़, पहले वाला जो स्टेप हमने किया है ये वाला, और जो कार्बोकेटाइन बना है ये बिल्कुल सेम रहेगा। AlCl3, ये बिल्कुल सेम यही चीज़ रहेगी, प्लस में क्या बाहर रिमूव हुआ था, कार्बोकेटाइन, वो सेम ही रहेगा यहाँ पे। ऑक्सीजन पे फिर से लोन पेयर है, तो ये यहाँ आ जाएंगे, फिर ये वाले बॉन्ड यहाँ आएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि अब पैरा पे अटैक करना है ना, तो फिर ये वाले यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे आए, ये फर्दर रेजोनेंस हुए, इसने यहाँ पे डोनेट किए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मैं तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, क्या बन गया हमारे पास, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, डबल बॉन्ड OAlCl3 तो रहे, C डबल बॉन्ड O CH3 कंबाइन हो गया, ये क्या करेगा, वापस यहाँ जाएंगे, सेम वैसे ही, फिर ये यहाँ पे जाएंगे, रेजोनेंस जैसे हम करते हैं ये यहाँ पे है, और ये वापस ऑक्सीजन पे, तो सारा कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे पास पैरा पे क्या लग जाएगा, कीटोन फॉर्म COCH3 ग्रुप लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने कौन सा अटैक किया है, पैरा के लिए अटैक किया है, पहले हमने ऑर्थो के लिए किया है, और इसके लिए अब हमने पैरा के लिए। इस रीअरेंजमेंट का नाम क्या है, फ्राइस रीअरेंजमेंट है, क्या है हमारे पास, ये फ्राइस रीअरेंजमेंट है हमारे पास, ठीक है, समझ आ गई ये बात सभी को, इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही रीअरेंजमेंट, दोनों में से एक में एक रीअरेंजमेंट आपको डेफिनेटली ही मिलेगी, चाहे वो क्लेजन हो सकती है, चाहे वो फ्राइस हो सकती है आपके पास। तो अब हमने दोनों की है, क्लेजन ईथर के लिए की है, फ्राइस हमने एस्टर के लिए की है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये एस्टर की फ्राइस रीअरेंजमेंट थी। नेक्स्ट रिएक्शन है अब हमारे पास क्या, जब भी हम फिनोल की क्या करते हैं, जिंक की डस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो किस में रिड्यूस हो जाता है हमारे पास, बेंजीन की रिंग में सिंपल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जब मैंने क्या किया, बेंजीन फिनोल को, मैं दोबारा लिख रही हूँ, ये
फिनोल को मैंने जब क्या किया, जिंक की डस्ट के साथ मैंने रिएक्शन करवाई, सिंपल हीट किया, तो रिडक्शन हो जाएगी और रिडक्शन होकर फिनोल ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमारे पास सिंपल क्या बन जाएगी, बेंजीन प्लस में जिंक ऑक्साइड। जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो रिडक्शन से और रिमूव हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो इसमें ऐड हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या रह जाएंगे, बेंजीन की रिंग रह जाएगी, सिंपल। तो अगर तुम्हें फिनोल से क्या बनाना हो, बेंजीन बनाना हो, सिंपल फिनोल की आप क्या कर देना, जिंक की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा देना, आपके पास क्या बन जाएंगे, कि जो सॉरी मैंने एक लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया था हमारे पास, जो फ्राइस रीअरेंजमेंट की है मैंने। फ्राइस रीअरेंजमेंट में हमारे पास देखो एक ऑर्थो पोजीशन थी और एक हमारे पास कौन सी पोजीशन बनी थी, पैरा। ये दोनों ही बनी थी ना हमारे पास, एक बार ऑर्थो पे था, एक बार पैरा पे था। तो जब इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ द ऑर्थो एंड पैरा विच इज स्टीम वोलेटाइल, मीन्स क्या है, कौन जल्दी एवोपरेट होगा, किसको होना चाहिए, ऑर्थो को, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, ही कौन सी बॉन्डिंग अराइज हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मोलिक्यूल कैसा होगा, डिस्क्रीट, मीन्स एक्सटेंड होगा, फैला हुआ होगा। तो बॉन्डिंग कैसी होगी, वीक। बॉन्डिंग अगर वीक है तो मैं थोड़ा सा ही हीटिंग दूंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में। तो आउट ऑफ द ऑर्थो एंड पैरा विच इज स्टीम वोलेटाइल, ortho is steam volatile because in this ortho position there arise intramolecular hydrogen bonding, that's why bonding is weak and we convert this molecule easily into vapor, that's why it is more steam volatile। okay, तो आउट ऑफ द ऑर्थो एंड पैरा में से कौन स्टीम वोलेटाइल है, ऑर्थो इज मोर स्टीम वोलेटाइल है हमारे पास। देन हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। जो हमारे पास फिनोल है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करता है। इसके अंदर जो हमारे पास रिएक्शन होंगी फिनोल के अंदर वो कौन सी होंगी, हमारे पास बेंजीन की रिंग की वजह से कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक कौन सी होंगी, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट होंगे हमारे पास यहाँ पे ग्रुप, ठीक है। और जो अटैक मिलेगा वो सिर्फ एक ऑर्थो और पैरा पे ही मिलेगा, मीन्स जब मान लो मैंने इसकी क्या करवाई, किसी भी एक्स वाई जेड मतलब कोई भी मैंने इसमें रिएजेंट डालूंगी तो इसका जो अटैक होगा ये एक्स जो है या तो एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा या फिर एक बार हमारे पास किस पे लग जाएगा, पैरा पे, मेटा पे नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं, इसके लिए हम इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स देखते हैं, कैसे होगी इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। देखो ये हमारे पास क्या है, इनकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाई हुई है मैंने। ऑर्थो के लिए भी ई यहाँ पे कोई भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ऑर्थो पोजीशन पे जब अटैक होगा इस तरीके से इसकी क्या क्या बनेंगी, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप कब स्टार्टिंग से ही कर रहे हो, जब से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम तब से ही शुरू कर देते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर्स बनानी आती होंगी और फिर भी नहीं आती है तो आप लोग एक बार कॉपी पे अपने बना के देखना। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट लगे तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, हमारे पास रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स होगी, किसके लिए, पैरा के लिए, देन है सॉरी ऑर्थो के लिए, ये किसके लिए, ऑर्थो के लिए, ये किसके लिए है, मेटा के लिए, इस तरीके से। सॉरी ये पैरा के लिए है, ये ऑर्थो के लिए है, ये पैरा के लिए है और ये वाली कौन सी है, ये मेटा के लिए। अब देखो जब मैंने इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाई तो हमारे पास क्या है, जो ये वाली फॉर्म है इसकी ये बिल्कुल कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट बिल्कुल क्या है, कंप्लीट हो रहा है। और ये ऑर्थो पोजीशन के साथ जो ऑक्सीजन की लोन पेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कंजुकेट कर रहे हैं, इस पोजीशन पे वो क्या कर रहे हैं, कंजुकेट कर रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे। सिमिलर इसी तरीके से जब हमने पैरा के लिए बनाई तो पैरा में इस वाली स्ट्रक्चर के सारे ऑक्टेट क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं रेजोनेंस की वजह से। और ये रेजोनेंस क्या हो रही है, पैरा पोजीशन पे कंजुकेट होकर ये स्ट्रक्चर्स क्या हो रही है, कंप्लीट कर रही है अपना ऑक्टेट। बट मेटा के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और उसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी सिर्फ कितनी है, 3। इन दोनों की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी है, 4 है, वाहिल मेटा पे कितनी है, 3 है, क्योंकि वहाँ मेटा पोजीशन पे कोई कंजुकेशन सी नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इसमें 3 रह जाती हैं। और वी नो कि जब हमारे पास क्या होती है, जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होती है वो उतना ही क्या होता है, स्टेबल। इसलिए ऑर्थो, पैरा और मेटा में से सबसे लेस स्टेबल कौन आ रहा है, मेटा, क्योंकि इसकी सिर्फ कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, 3 बन रही हैं।
और उन दोनों की कितनी बन रही है 4 4, और वो दोनों ही क्या है स्टेबल ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को क्या करे हैं शो करे हैं। इसलिए कोई भी जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे ही करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक होंगे वो कहाँ पे होंगे हमारे पास ऑर्थो और पैरा पे होंगे हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है ना। तो हमारे पास बेंजीन की रिंग की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, ये रेजोनेंस करके सारी बेंजीन की रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देती है डिस्ट्रीब्यूट, जिससे कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इजिली क्या कर सकता है अटैक कर सकता है। बट सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है ऑर्थो और पैरा पे मिल रही है। इसलिए जो कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेंगे हमारे पास ऑर्थो और पैरा पे क्या होंगे हमारे पास अटैक करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं हमारे पास। हैलोजेंस ग्रुप, हैलोजिनेशन में कौन सी इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक होंगे हैलोजेंस ग्रुप होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया है, यहाँ पे अब सोलवेंट का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ये मैंने फिनोल ले लिया, फिनोल में मैंने क्या डाल दिया हैलोजन डाल दिया, मीन्स मान लो मैंने क्या डाल दिया ब्रोमीन डाल दी। ठीक है, Br2 डाल दिया मैंने यहाँ पे। ओके, अब सोलवेंट कैसा है दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो मैंने ले लिया CS2, दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड। क्या है ये कार्बन डाइसल्फाइड। कैसा सोलवेंट है ये नॉन पोलर। कैसा है ये नॉन पोलर सोलवेंट है। ठीक है, समझ आएगी बात। एक बार मैंने क्या लिया है फिनोल को लिया ब्रोमीन के साथ, और सोलवेंट कैसा लिया है मैंने नॉन पोलर। सिमिलर एक बार मैंने फिनोल को लिया और ब्रोमीन को लिया, बट सोलवेंट कैसा लिया मैंने पोलर वाटर। दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। कैसे ये देखो आप, सबसे पहले मैंने क्या है ये फिनोल ले लिया। ठीक है, इसमें मैंने क्या डाल दिए हैं ब्रोमीन डाल दिए। सोलवेंट इसमें कैसा है नॉन पोलर CS2 कार्बन डाइसल्फाइड है। तो इसमें तो जो Br ग्रुप है ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारे पास क्या होंगे, एक बार तो कहाँ लग जाएंगे वही ऑर्थो पे, और एक बार हमारे पास कहाँ लग जाएंगे पैरा पे। दोनों कहाँ लगेंगे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहाँ लग जाएंगे हमारे पास पैरा पे। बट जब मैं क्या ले रही हूँ दोनों ये चीज़ ली, बट मैंने सोलवेंट क्या लिया है वाटर लिया है H2O वाटर पोलर सोलवेंट लिया है, तब जो फिनोल है उसकी जो दोनों ऑर्थो पोजीशन है वो क्या हो जाएंगी ऑक्यूपाई हो जाएंगी, और पैरा भी क्या हो जाएगी ऑक्यूपाई। मतलब क्या है कि पोलर सोलवेंट के अंदर तो ये क्या कर रहा है तीनों पोजीशन एक साथ ही ऑक्यूपाई कर रहा है, जबकि नॉन पोलर में ये एक बार ऑर्थो बना रहा है और एक बार क्या बना रहा है पैरा। वाई, जब मैंने इसको किस में डाला है पोलर सोलवेंट के अंदर मैंने डाला है फिनोल को, तो ये इसमें क्या हो जाएगा डिजोल्व हो जाएगा सोल्यूबलाइज हो जाएगा, और सोल्यूबलाइज होके क्या दे देगा ये फिनोक्साइड आयन। क्या दे देगा फिनोक्साइड आयन, जो रेजोनेंस करके क्या कर देगा पूरी बेंजीन की रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी इंक्रीज ऑन ऑल पोजीशन, ऑन ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, सब पे क्या होगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो कोई भी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिच में तो क्या कर रहा है दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन को क्या कर रहा है ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बट जब मैं इसको किस में डालती हूँ नॉन पोलर के अंदर डालती हूँ, तो नॉन पोलर के अंदर ये क्या नहीं होंगे आयनाइज ही नहीं हो पाएंगे। आयनाइज नहीं होंगे तो हमारे पास क्या है फिनोक्साइड आयन नहीं बनेगा। फिनोक्साइड आयन नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिर्फ कहाँ कहाँ पे रिच रहेगी ओनली ऑर्थो और पैरा पे ही रहेगी सिंगल सिंगल। इसलिए सिर्फ एक बार ऑर्थो पे दे देते हैं और एक बार पैरा पे दे देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास, आपको कंपेरिजन करके पूछा जा सकता है, आपको जैसे इस तरीके से कन्वर्जन दी जा सकती है। ये फिनोल है, ये Br2 है, इसको इसमें CS2 डाला हुआ है, पूछ लेंगे ए क्या बनेगा। सिमिलर यही सेम फिनोल है बट सोलवेंट क्या ले लिया वाटर ले लिया, इसमें पूछ लेंगे ए क्या बनेगा। और रीजन भी वो साथ में पूछ सकते हैं हमारे पास कि वाई, कि इसमें हमारे पास
दोनों पोजीशन, हमारे पास तीनों पोजीशन इमीडिएटली ऑक्यूपाई हो रही है और इसमें 1 by 1 हो रही है। तो रीजन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इन वाटर, इन पोलर सॉल्वेंट जो फिनोल है वो किस में आयनाइज हो रहे हैं, फिनोक्साइड आयन के अंदर क्या हो रहे हैं, आयनाइज हो रहे हैं। फिनोल किस में आयनाइज हो रहे हैं, फिनोक्साइड आयन्स के अंदर। रीजन जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप लोग शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपनी नोटबुक के ऊपर जरूर लिख लीजिए, ताकि आपको देख के ही पता चल जाए कि इसमें हमें ये रीजन लिखना है। तो फिनोल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिनोक्साइड आयंस में। डेट्स वाई वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, फिनोक्साइड आयन में ओ नेगेटिव बन जाता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे ऑल पोजीशंस के ऊपर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगी, इंक्रीज, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इजीली वहाँ पे क्या कर जाता है, अटैच कर जाता है। इसलिए वहाँ पे तीनों पोजीशनों को पाई है और नॉन पोलर में सिंगल सिंगल है। तो पैराफॉर्म ज़्यादा डोमिनेट रहती है, क्योंकि ऑर्थो में हमारे पास कहीं कहीं क्या मिल जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाती है, और कई बार क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली हिंड्रेड फॉर्म भी हो जाती है हमारे पास। हिंड्रेड्स की वजह से भी मोलिकुल थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, तो उनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, पैरा। ठीक है, तो आउट ऑफ द ऑर्थो और पैरा में से कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, पैरा फॉर्म हमारे पास क्या रहेगी, ज़्यादा स्टेबल रहेगी। ठीक है, समझ आ गई बात। देन सेकेंड है सिंपली क्या, नाइट्रेशन। पहले हमने की है हैलोजिनेशन, दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए आपने सिंपल किसके साथ रिएक्शन करवानी है, फिनोल की, किसके साथ करवाओगे, डाइल्यूट क्या करनी है आपने, HNO3 के साथ क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। तो एक बार आपको क्या होगा, HNO3 को हम इस तरीके से लिख ही सकते हैं, OHNO2। तो NO2 क्या होता है, पॉजिटिव होगा, नाइट्रोनियम आयन होता है, तो ये एक बार क्या कर जाएगा, ऑर्थो पे, और एक बार ये किस पे अटैक कर जाएगा, पैरा पे। ठीक है, तो दोनों फॉर्म बन जाएंगी, ऑर्थो पे और पैरा पे। डाइल्यूट HNO3 के साथ आयनाइज इस तरीके से होगा, OH नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक होगा हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात। मैकेनिज्म वही है जो इसकी मैंने सारी आपको दिखाई है ना, रिएक्शंस, ये वाली। इस तरीके से E पॉजिटिव यहाँ पे क्या हो सकता है, NO2 हो सकता है, क्या हो सकता है, NO2 पॉजिटिव। तो इसी तरीके से अटैक करके दिखाने हैं आपने, अगर मैकेनिज्म करना है तो सेम इस स्टेप से मैकेनिज्म्स हो जाएंगे हमारे पास। ओके, देन है हमारे पास क्या इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपने, क्या कि उसमें तो जो यील्ड है वो हमारे पास 40 और 13 आ रही है। ऑर्थो के लिए कितनी आ रही है, 40% आ रही है, और पैरा के लिए कितनी आ रही है, तो इसमें एक क्वेश्चन ये देख लो कि आउट ऑफ द ऑर्थो और पैरा में से फिर से कौन सा ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल होगा। तो हमारे पास कौन ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल होगा, ऑर्थो, OHNO2। ये क्या होगा, ज़्यादा क्या होंगे हमारे पास, स्टीम वोलेटाइल होंगे, क्योंकि क्या बन जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर से डिस्क्रीट होगा, बॉन्डिंग वीक होगी, तो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में। तो ऑर्थो क्या है, स्टीम वोलेटाइल है, वाहिल पैरा क्या है, स्टीम वोलेटाइल नहीं है, पैरा पे नहीं होती है। ठीक है, समझ आ गई बात। इसके अलावा क्या है, अगर आपको यील्ड थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आपने क्या करना है, सीधा नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाने की बजाय आपने क्या करना है, आप फिनोल की नाइट्रिक एसिड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवाने के बजाय क्या करना, पहले इसकी रिएक्शन करवाना किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। किसके साथ करवाओगे आप, नाइट्रस एसिड के साथ करवाओगे, तो ये भी इस तरीके से आयनाइज होगा, OH नेगेटिव, NO पॉजिटिव। तो ये NO है, तो NO के लिए क्या बन जाएगा, नाइट्रोसो, क्या होगा, नाइट्रोसो। तो ये क्या कर जाता है, OH पहले क्या बना लेगा, ये नाइट्रोसोफिनोल, क्या बना लेगा, ये नाइट्रोसोफिनोल बना लेंगे। ठीक है, मैंने HNO3 की बजाय पहले किसके साथ रिएक्शन करवाई है, नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ करवाई है। तो वो पहले क्या बनाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ NO पॉजिटिव ही ये रहेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा, नाइट्रोसोफिनोल बना देगा। क्या बना देगा हमारे पास, नाइट्रोसोफिनोल बना देगा। अब ये जो बना है ये 90% बना है, और इसकी जब आप फर्दर किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, डाइल्यूट HNO3 के साथ करवा दोगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऐड होके क्या बन जाएगा, NO2 ग्रुप बन जाएंगे। फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, OHNO2। तो 90% ही रहेगा हमारे पास, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, बट
लेके चल रही हूँ, पैराफॉर्म को ही लेके चल रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको यील्ड ज़्यादा चाहिए नाइट्रोफॉर्म के लिए तो आप पहले किसके साथ रिएक्शन करवाओ, नाइट्रस एसिड के साथ, क्या बनेगा नाइट्रोसोफिनोल, फिर उसकी रिएक्शन करवाओ और आपके पास क्या बन जाएंगे, नाइट्रोफिनोल बन जाएंगे। ओके, देन है हमारे पास क्या, इसके अलावा वो तो था जो मैंने क्या लिया है, जो नाइट्रिक एसिड मैंने लिया है वो डाइल्यूट फॉर्म में था। वो कैसा था, डाइल्यूट था। अगर मैं नाइट्रिक एसिड कैसा ले रही हूँ, कंसनट्रेटेड फॉर्म में ले रही हूँ। अगर नाइट्रिक एसिड कैसा है हमारे पास, कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर है, तब आपके पास जो बनेगा वो क्या बन जाएंगे हमारे पास, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएंगे हमारे पास, पिक्रिक एसिड। वही कंसंट्रेशन क्या रहेगी, इसकी ज़्यादा रहेगी, तो ये क्या कर जाएंगे, तीनों पोजीशंस को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। ओके, समझ आ गई ये बात सभी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास, ये सारी तीनों पोजीशन क्या हो जाएंगी, ऑक्यूपाई। अगर नाइट्रिक एसिड कैसा है, कंसंट्रेटेड है, तो आपने ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है OH, मैंने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, डाइल्यूट क्या डाला हुआ है, HNO3 डाला हुआ है, पूछ लें A क्या बनेगा, और इसी तरह OH, और मैंने नाइट्रिक एसिड कैसा ले लिया, अब कंसनट्रेटेड ले लिया, तो आपने ध्यान रखना है प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे दोनों के अंदर। डाइल्यूट में तो नाइट्रोफिनोल बन जाएंगे, क्या बनेंगे, नाइट्रोफिनोल, और इसमें क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला भी आ सकता है सिंपल, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, एंट्रेंस एग्जाम में भी। तो ये हमारे पास क्या है, पिक्रिक एसिड है। ओके, समझ आ गई बात सभी को। तो इसमें भी देखो, अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन करवा रही हूँ ना कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, क्या बन रहा है, पिक्रिक एसिड बन रहा है, तो यील्ड क्या, इसमें भी आपने पहले क्या करवा देनी, इसकी सल्फोनेशन करवा देना। आप फिनोल ले लेना, फिनोल की रिएक्शन करवा देना किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्या बन जाएंगे, कैसे आयनाइज होते हैं ये, H पॉजिटिव प्लस में HSO3 नेगेटिव, यही होगा हमारे पास। तो क्या बन जाएंगे, फिनोल है हमारे पास, कौन सा ग्रुप लग जाएगा, SO3H, ये वाला ग्रुप लग गया हमारे पास, ठीक है। क्या लग जाएगा हमारे पास, SO3H, सल्फोनेशन हो जाएगी, पहले ऑर्थो पे हो जाएगी और एक बार किस पे हो जाएगी आपके पास, पैरा पे। फिर इसकी आप रिएक्शन करवाना किसके साथ, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, तो आपके पास क्या बनेगी, पिक्रिक एसिड की कंसनट्रेशन क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि ये जल्दी रिमूव हो जाता है ग्रुप, और हमारे पास क्या होएगी, यील्ड क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। डायरेक्ट करवाओगे पिक्रिक एसिड बनेगा, बट यील्ड क्या रहेगी, कम। अगर आप इसको पहले सल्फोनेशन करवा दोगे तो हमारे पास यील्ड क्या रहेगी, ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें सेम वही रिएक्शन होगी है कि अगर हम H2SO4 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, सल्फोनिक ग्रुप बन जाते हैं, ऑर्थो पे बन जाएगा, एक बार पैरा पे बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। इसमें ऑर्थो वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू पैरा से, क्योंकि ऑर्थो वाला जो है वो क्या है, थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल होता है। ऑर्थो वाला थर्मोडाइनमिकली क्या होता है, मोर स्टेबल, और जो जितना ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल रहेगा वो उतना ही उसकी लाइफ क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ, वो उसकी लाइफ क्या रहेगी हमारे पास, लॉन्ग रहेगी, वो उतना ही ज़्यादा नेचर के अंदर मेंटेन रहेगा, इसलिए इसमें ऑर्थो वाले ज़्यादा स्टेबल हैं। ओके, समझ आ गई ये बात सभी को। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसमें क्या, तो इतनी ये सारी रिएक्शंस आज हमने की हैं। एक हमने की है फ्राइस रीअरेंजमेंट, एक हमने रिडक्शन की है, हम क्या करेंगे, अनदर रिएक्शन करेंगे क्या, फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शंस एंड कोबिलैट्रोलिसिस एंड फिनोप्थिलीन कंपाउंड की फॉर्मेशंस, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जो इसकी रिमेनिंग केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इतना आप सभी कर लेना, किसी को कोई प्रॉब्लम लगी तो वो मेरे से पूछ लेना, और अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिए आप। थैंक यू।